बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 146 और हमारा आज जियोग्राफी एसएस में जियोग्राफी में चैप्टर 5 स्टार्ट ले रहे हैं। जियोग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, इसको भी हम टेक्स्ट में से ही कवर करेंगे क्योंकि पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इजी हैं। हिस्ट्री थोड़ा सा टफ रहता है पर आप ये भी टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, सो हम इसको टेक्स्ट में ही देख लेते हैं। सो चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और इसको हम देखेंगे एनसीईआरटी, तो इसलिए जियोग्राफी की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप निकाल लें और उसमें है ये पेज नंबर 42 पेज नंबर निकाल लें। चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या है? देखो, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ऑब्वियसली सारी जो वेजिटेशन है, मतलब प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं सब कुछ है, ठीक है, वो ट्रीज प्लांट्स जो नेचुरली उगते हैं, ठीक है, जैसे आप नहीं उगा तो नेचुरली उगते हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब एनिमल्स, ठीक है। सो ये दोनों आपको पता है हमारी प्रकृति का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं इसे, ठीक है। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर का और ये ज्योग्राफी में इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं भाई, जैसे लैंड सॉइल, ठीक है, ये सब में क्या क्या फैक्टर्स हैं। जैसे ऑब्वियसली प्लांट है तो प्लांट को तो लैंड सॉइल ये सब अफेक्ट करेगा। वाइल्ड लाइफ को क्या अफेक्ट करता है, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो ये है चैप्टर 5, इसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, लेक्चर है 146। अब देखो, आपको ये जान के प्राउड होगा और आपको खुशी भी होगी कि हमारी कंट्री में हम हैं पेज नंबर 42 पे सेकेंड पैराग्राफ, कि हमारी कंट्री में अवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा, हमारी कंट्री 12th बायोडाइवर्सिटी, मेगा मतलब सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स 12th नंबर पे हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। क्या देखो, विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। हमारी इंडिया में 47,000 प्लांट की प्रजाति हैं, प्लांट स्पीशीज हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस है इंडिया की, 10वें स्थान पे आती है इंडिया प्लांट्स में। 4th इन एशिया, और सिर्फ एशिया की बात करो, ये वर्ल्ड की बात हुई, अगर आप एशिया की बात करो तो हम है 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी, हमारा 4th नंबर है। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में, मतलब जो फ्लावर देते हैं, विच अकाउंट ऑफ 6%, और वो दुनिया के 6% फ्लावर्स में से हैं, मतलब 6% फ्लावरिंग प्लांट्स में से हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, सो एनिमल्स की इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मेराइन वाटर्स, ठीक है। इंडिया के पास 90,000 स्पीशीज हैं एनिमल्स की, ठीक है। प्लांट्स की कितनी है? 47,000 स्पीशीज हैं और एनिमल्स की हैं 90,000 स्पीशीज हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स कल्चर है ऑलरेडी। अगर हम सिर्फ इंसानों की बात करें, हिंदू मुस्लिम सब कुछ है, प्लांट्स और एनिमल्स में भी इतनी प्रजातियाँ, ठीक है। प्लांट्स में 47,000 और एनिमल्स में है 90,000 स्पीशीज, ठीक है। तो आपको ये सारी पॉइंट्स लिखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये कभी 1 मार्क में आ सकता है कि हमारे पास कितनी स्पीशीज हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आती है नेचुरल वेजिटेशन। चैप्टर का नाम नेचुरल वेजिटेशन है, चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन, तो उसकी डेफिनेशन। सो नेचुरल वेजिटेशन को कैसे डिफाइन करोगे? सो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as virgin vegetation. नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्लांट की कम्युनिटी जो नेचुरली उगी है किसी ह्यूमन एड के बिना, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड
and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as virgin vegetation. ठीक है. So ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो बिना किसी मदद के, ह्यूमन एड मतलब आपने नहीं उगाई है और उसको हम डिस्टर्ब भी नहीं करते, खुद ही उगती गई है. सो इसे हम कहेंगे वर्जिन वेजिटेशन. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. वर्जिन वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन एक ही शब्द है. सो ये आप नेचुरल वेजिटेशन हेडिंग डालना और ये उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है. अच्छा, अब फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा शब्द का क्या होता है? ये बहुत ही जर्नल चीज़ है. ठीक है. ये आपने सुनी भी है, साइंस वगैरह में पढ़ी भी होगी. फ्लोरा क्या होता है? द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड. ठीक है. फ्लोरा क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर रीजन के या पीरियड के प्लांट्स को स्टडी करना है तो फ्लोरा. और फोना क्या है? द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड टू एज फोना. ठीक है. तो हम इसी फ्लोरा फोना के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्यों हमको फ्लोरा इतने ज़्यादा प्लांट्स क्यों हैं या फोना इतने ज़्यादा एनिमल्स क्यों हैं, हम यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. इतने ज़्यादा प्लांट्स क्यों हैं और इतने ज़्यादा एनिमल्स क्यों हैं, उनके फैक्टर्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम रिलीफ फैक्टर पढ़ेंगे. रिलीफ. अच्छा, अब रिलीफ वर्ड का मतलब क्या होता है? रिलीफ मतलब भाई रिलेटेड टू लैंड होता है. जैसे लैंड पे क्या है? लैंड पे सॉइल है, लैंड है, लैंड टाइप, सॉइल टाइप. ठीक है. और हाइट, भाई जैसे लैंड ज़रूरी नहीं है लैंड सिर्फ सैंड हो, माउंटेन भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है. ठीक है. सो ये सब लैंड में आता है. तो लैंड क्या है? लैंड देखो एक रिलीफ फीचर है लैंड. सो लैंड किस तरह से अफेक्ट करता है? तो लैंड देखो डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली भी. ठीक है. तो देखो कहाँ कहाँ लैंड है. तो देखो आपने पहले फिजिकल फीचर्स में पढ़ा है. माउंटेन होता है, प्लेट्यू होता है, प्लेन होता है, ड्राई एंड वेट रीजन्स होते हैं. ठीक है. सो जो लैंड का नेचर है वो वेजिटेशन को अफेक्ट करता है. ठीक है. सो जो फर्टाइल लेवल है, देखो अगर ज़्यादा फर्टिलिटी है तो आप बोल सकते हो वो एग्रीकल्चर, मतलब आप उसको एग्रीकल्चर बोलते हो. ठीक है. Undulating and rough terrains are areas where grassland and woodland develop and give shelter to a variety of wildlife. तो undulating का मतलब क्या है? undulating का मतलब है ऊपर नीचे. ठीक है. सो ऊपर जो लैंड है वो ऊपर नीचे है. और रफ टेरेंस, टेरेंस मतलब फ्लैट लैंड वैसा कुछ. आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू. मतलब देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर है रिलीफ. सबसे पहला फैक्टर है रिलीफ. रिलीफ के अंदर क्या आता है? रिलीफ के अंदर आता है लैंड और सॉइल. तो लैंड में, तो लैंड आपको पता है, लैंड में माउंटेनियस होते हैं, प्लेट्यू होता है, प्लेन एरियाज होते हैं. ठीक है. ये सब लैंड होता है. और क्या होता है लैंड में? लैंड में और होता है ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स होते हैं. ठीक है. ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स. ठीक है. तो ये सब लैंड में आता है. माउंटेनियस, प्लेट्यू, प्लेन एरियाज और ग्रासलैंड और वुडलैंड. ठीक है. तो ये सब क्या करते हैं? ये सब मतलब इस सब में अलग अलग आपको वैरायटी दिखेगी. ठीक है. यहाँ पे आपको अलग अलग वेजिटेशन भी दिखेगी और यहाँ आपको अलग अलग वाइल्ड लाइफ, अलग अलग एनिमल्स भी दिखेंगे. अब सॉइल देख लेते हैं. ठीक है. सॉइल देखो सॉइल. अब देखो सॉइल भी अलग अलग होती है. ठीक है. ये सॉइल लैंड के अंदर, रिलीफ के अंदर, देखो रिलीफ मतलब लैंड और सॉइल. ठीक है. सॉइल भी लैंड रिलीफ के अंदर ही आता है. सो सॉइल क्या है? तो सॉइल देखो, सॉइल अलग अलग तरह की सॉइल अलग अलग वेजिटेशन के लिए अच्छी होती है. सो सैंडी सॉइल है. जैसे सैंडी सॉइल अगर मैं एग्जांपल दूं, द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट्स कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस. ये एग्जांपल है कि जो डेजर्ट की सैंडी सॉइल होती है, ठीक है, एकदम मिट्टी मिट्टी होती है, तो वो कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट करती है. जबकि वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन. ठीक है. जो और वेट और मार्शी एकदम कीचड़ वाली जो मिट्टी होती है वो सपोर्ट करती है मैंग्रोव्स को एंड
डेल्टाइक वेजिटेशन, ठीक है। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल, और फिर हिल स्लोप्स जो हिल वगैरह होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ कैसा होती है, कॉनिकल ट्रीज होते हैं। सॉइल कैसी होती है, डेप्थ, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल मिट्टी में वो गई हुई, ठीक है। सो सैंडी सॉइल क्या होती है, कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट करती है। गीली मिट्टी मैंग्रोव्स और डेल्टाइक वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। डेल्टाइक वेजिटेशन क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, देखो ट्री जो नदियाँ वगैरह होती हैं तो कहते हैं ना माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, कुछ ऐसा डेल्टा उसे कहते हैं, मतलब ये रिलेटेड टू रिवर्स है। तो ये 3 एग्जाम्पल है। वही सैंडी सॉइल कैक्टस को सपोर्ट करती है, वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल मैंग्रोव्स को सपोर्ट करती है, और हिल स्लोप्स कॉनिकल ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये है सॉइल। अब हम देखते हैं क्लाइमेट के बारे में। सो आपने रिलीफ के अंदर लैंड और सॉइल पढ़ा। अब जो दूसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को, वो है क्लाइमेट। ये है आपका दूसरा फैक्टर, क्लाइमेट। सो क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, तो देखो द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रिसिपिटेशन एंड सॉइल। क्लाइमेट में देखो पहला क्या आता है, टेम्परेचर। क्लाइमेट क्या होता है, देखो आपने क्लाइमेट के बारे में मेरे ख्याल से 7th में पढ़ा था। क्लाइमेट क्या होता है, किसी जगह का वातावरण लगातार, अगर आप भाई लगातार, जैसे अगर हम बोले इंडिया का कैसा क्लाइमेट है, तो इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट फेवर करती है। ट्रॉपिकल मतलब भाई गर्मी बारिश सब रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लाइमेट, अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, सो टेम्परेचर आता है, फिर सनलाइट, फिर प्रिसिपिटेशन। तो ये 3 फैक्टर्स क्लाइमेट के अंदर आते हैं। रिलीफ के अंदर कितने फैक्टर्स आते हैं, रिलीफ एक फैक्टर है, रिलीफ के अंदर लैंड और सॉइल। क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर, सनलाइट और प्रिसिपिटेशन, ये 3 आते हैं, ठीक है। सो क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर है, सो टेम्परेचर देखें ऑन दिस, अभी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइमेट के अंदर फर्स्ट है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर, सो ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय, अगर आप स्लोप्स की बात करें, ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 900 meters, the fall in the temperature affects the types of vegetation and its growth। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है हिमालय का, ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय एंड द हिल्स ऑफ पेनिनसुला। मतलब अगर आप हिमालय की पहाड़ियों की बात करें, या आप पेनिनसुला क्या होता है, वो भी एक हाइटेड पहाड़ जैसे ही होते हैं, और उन जिनकी हाइट 900 मीटर से ज़्यादा है, वो सारे पहाड़। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। आपको पता है वहाँ आप जितना माउंटेन साइड जाते हो उतना भाई है बर्फ़ बढ़ती जाती है। एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एंड अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। तो मतलब चेंज होता है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। अच्छा ये क्या हुआ, इसका मतलब है जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मतलब ठंडक बढ़ती जाएगी। ट्रॉपिकल का मतलब हॉट क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल मतलब मिक्स्ड, भाई हॉट और कोल्ड दोनों, और अल्पाइन वेजिटेशन मतलब ठंडा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे पहाड़ियों की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठंडक बढ़ती जाएगी। तो वैसे वैसे वेराइटी ऑफ वेजिटेशन आपको देखने मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 43 पे, ये टेबल वही दिखा रहा है कि भाई ट्रॉपिकल में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, टेम्परेट में क्या, अल्पाइन में क्या। ट्रॉपिकल में गर्म तो उसमें कोई बर्फ़ नहीं गिरती है, सब ट्रॉपिकल में थोड़ी सी गिरती है, टेम्परेट कुछ बर्फ़ गिरती है, और अल्पाइन में पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, स्नो, ठीक है। सो ये सबसे क्लाइमेट में सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। भाई जगह का टेम्परेचर फिक्स करता है कि वहाँ आपको एनिमल्स कैसे मिलेंगे, वहाँ आपको क्रॉप कैसी मिलेगी। नेक्स्ट दूसरी चीज़ जो क्लाइमेट में जो दूसरा फैक्टर है जो कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करता है, वो है सनलाइट, ठीक है, जिसको आप फोटो पीरियड भी कह सकते हो, सनलाइट भी बोलते हैं। सो इसमें भी देखो सनलाइट का तो बहुत बड़ा हाथ है, सनलाइट जितनी कम होगी। इसमें देखो आप ये सनलाइट बाई सेकेंड, ये और
ये सब खास नाम आप लिख देना भाई। क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर और दूसरा है फोटो पीरियड सनलाइट, ठीक है। सो सनलाइट में क्या होता है, जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ती है उतने ज़्यादा ट्रीज उगते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिसिपिटेशन, थर्ड फैक्टर प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेट होना मतलब पानी पानी होता है ना, रेनफॉल बोल सकते हो, रेनफॉल, ठीक है। सो प्रिसिपिटेशन वाला रेनफॉल, तो रेनफॉल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी वजह से भी आप मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन इस पर भी आधार रखते हैं। अच्छा, इंडिया में अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, क्योंकि मोस्टली अभी आप इंडिया को ही समझ के पढ़ोगे। सो इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। इंडिया में कौन सी विंड्स बारिश लाती हैं? सो इंडिया में रेनफॉल एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। कौन लाती है रेनफॉल? एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून, मतलब साउथ वेस्ट मानसून विंड लाती हैं, जून से सितंबर के बीच आती है। और रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून लाती कौन है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स लाती हैं, और वापस कौन ले जाती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ले जाती हैं। साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो इस तरह से इंडिया में ऐसे बारिश आती है और जाती है, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड फैक्टर हो गया क्लाइमेट का। सो आपने देखा कि रिलीफ में दो फैक्टर्स हैं, लैंड और सॉइल, जो कि अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को, और क्लाइमेट के 3 फैक्टर्स। तो मतलब आप बोल सकते हो कि टोटल 2 फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वो है रिलीफ और क्लाइमेट। और रिलीफ के अंदर होते हैं 2 फैक्टर्स जो कि है लैंड और सॉइल, और क्लाइमेट के अंदर होते हैं 3 फैक्टर्स, टेम्परेचर, सनलाइट, प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि किस तरह से अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखो अब एक नया शब्द आया, एक नया टॉपिक, इकोसिस्टम क्या होता है। सो इकोसिस्टम है आपका पेज नंबर 43 पे। सो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है प्लांट्स हैं वो अलग अलग पैदा होते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में पैदा होते हैं क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। जहाँ जैसे कि डेजर्ट एरियाज में आपको जो है कांटेदार प्लांट्स दिखेंगे, ठीक है, कैक्टस वगैरह ऐसे दिखेंगे। तो मतलब आप जो नेचर होता है प्लांट्स का, मतलब जैसे प्लांट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, कैक्टस वाले प्लांट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एनिमल्स कैसे मिलेंगे? कैमल वगैरह मिलेंगे, ठीक है। फिर आप जैसे जाते हो, जैसे स्नो रीजन्स में जाते हो, तो वहाँ वैसे प्लांट्स मिलेंगे, और वहाँ फिर आपको वैसे एनिमल्स मिलेंगे, वाइट रेनडियर, स्नो लियोपार्ड, वैसे वैसे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि प्लांट्स जो हैं वो वेदर के हिसाब से, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं कहीं पे भी। भाई रेगिस्तान में कैक्टस हुआ, या कोई अच्छी वेजिटेशन वाली एरिया, वहाँ पे बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। पर अगर वैसे प्लांट्स मिलते हैं तो एनिमल्स भी उस पे आधार करते हुए मिलेंगे, क्योंकि एनिमल्स वो वही एनिमल्स रहेंगे जो उनको खाना मिलेगा तो ही रहेंगे ना। सो बोलने का मतलब ये है कि क्लाइमेट पे कौन डिपेंड करते हैं? प्लांट्स, और प्लांट्स पे कौन डिपेंड करते हैं? वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, ठीक है। सो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप बोल सकते हो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 44। तो इस तरह से दोनों मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सो हम पहले हेडिंग डालेंगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की हम हेडिंग डालेंगे। ये है आपका पेज नंबर 43, ठीक है। सो ये इकोसिस्टम, सो यहाँ से टिक करेंगे, द नेचर ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया, ठीक है। मतलब प्लांट्स कैसे होंगे उससे पता लगेगा कि एनिमल्स कौन रहेगा वहाँ पे। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब दोनों रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए उनको आप बोल सकते हो वो इकोसिस्टम बनाते हैं।
thus forming an ecosystem. ठीक है, एक्चुअली हम भी इसी इकोसिस्टम का पार्ट हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। ठीक है, कैसे? क्योंकि हम लोग ही हैं, हम लोग प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, हम प्लांट्स काटते हैं, एनिमल्स को मारते हैं। ठीक है, और हमारी वजह से इस इकोसिस्टम के काफ़ी एनिमल्स अभी ख़त्म होने की कगार पे हैं। ठीक है, हम लोगों की ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से शिकार करते हैं, सो हमने काफ़ी एनिमल्स को ख़त्म भी कर दिया है। तो हम भी एक इंटीग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का, क्योंकि इकोसिस्टम में जो कम होता है, ज़्यादा होता है, वो हमारी वजह से होता है। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है इकोसिस्टम के अंदर ही, पेज नंबर 44 पे, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम मतलब बहुत बड़ा इकोसिस्टम, ज़मीन पे इतना बड़ा इकोसिस्टम कि जिसमें आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स और अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने मिलेंगे, उसे हम कहते हैं बायोम। ठीक है, सो ये जो बायोम्स हैं, बायोम्स प्लांट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, बायोम्स प्लांट के हिसाब से होते हैं। सो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, सो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन 5 तरह के होते हैं, बायोम्स 5 तरह के होते हैं। सो बायोम क्या होता है? बहुत बड़ा इकोसिस्टम जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों पाए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में और अलग अलग। सो बायोम प्लांट्स के हिसाब से 5 में डिवाइडेड हैं। द फॉलोइंग आर मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, इन तरह की वेजिटेशन मिलती है। पहली कौन सी है? फर्स्ट वाली है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। वेजिटेशन के हिसाब से ये 5 में डिवाइडेड है वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सो देयर आर 5 टाइप्स, ये टाइप्स ऑफ हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। The following types of vegetation may be identified in our country: first, second, third, fourth, fifth. ठीक है, सो ये 5 तरह की वेजिटेशन हमारी कंट्री में पाई जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, माउंटेन, मैंग्रोव और ट्रॉपिकल थॉर्न। ये जो 5 नाम हैं यहाँ आपके मैप में भी हैं, ये 5 नाम। ठीक है, ये 5 नाम आपके मैप में भी हैं। ये जो बाजू में पेज है आपका 45, यहाँ देखो, इस मैप में जो डार्क ग्रीन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत लाइट ग्रीन है ट्रॉपिकल डिसीडियस है, लाइट ग्रीन माउंटेन है, और ये वाला मैंग्रोव है, और बिल्कुल लाइट वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पे देखो इस मैप में ये सब दिखाया गया है भाई, कहाँ कौन से, जैसे लाइट ग्रीन है तो माउंटेन फॉरेस्ट। लाइट ग्रीन क्या है? देखो ये लाइट ग्रीन क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट। तो यहाँ देखो माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ, माउंटेन मतलब माउंटेन बोल सकते हो। तो ये देखो, ये जम्मू कश्मीर एरिया में बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे ये वाले सबसे लास्ट देखो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ये गुजरात राजस्थान साइड बहुत पाए जाते हैं। सो ये देखो, ये है ट्रॉपिकल थॉर्न, ये वाला एरिया। ठीक है, सो ये खास ये 5 नाम आप अच्छे से देखना, मैप अच्छे से देख लेना आप, ये पेज नंबर 45 वाला। ठीक है, अभी इन 5 टाइप के फॉरेस्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो 5 टाइप के फॉरेस्ट है इनको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, पेज नंबर 44 पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। ये फॉरेस्ट मतलब हैवी रेनफॉल पे आधार रखते हैं। हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। मतलब ये फॉरेस्ट हैवी रेनफॉल पे आधार रखते हैं, हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स पे हैवी रेनफॉल होती है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स
और असम और तमिलनाडु कोस्ट मतलब यहाँ सब जगह पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये हैवी रेनफॉल एरियाज में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब ये 12 महीने बारिश। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सो दे आर फाउंड, पहले हेडिंग डालोगे, पहली हेडिंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हेडिंग डालोगे और उसके अंदर क्या लिखोगे, कहाँ पाए जाते हैं। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। सो ये फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। सो ये है आपका पेज नंबर 44 पे, ठीक है। और क्या है इस फॉरेस्ट के बारे में? सो इन फॉरेस्ट की और क्या खासियत है पेज नंबर 46 पे? So they are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. इसमें क्या होता है, इन रेनफॉल्स में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश गिरती है और बिल्कुल थोड़ी छोटी सीज़न आती है जिसमें बारिश नहीं होती है, ठीक है। सो इस तरह से ये एवरग्रीन होते हैं। और इस फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से ट्रीज हैं? सो इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर एंड किनकोना। सो ये सारे ट्रीज इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में? तो क्योंकि ये बारिश वारिश अच्छी होती है, सब अच्छा होता है, तो एनिमल्स बहुत पाए जाते हैं यहाँ पे। सो द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट्स, मंकी, लेमुर, डियर। The one-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam, West Bengal। और ठीक है, besides these animals plenty of birds, इनके अलावा birds पाए जाते हैं, bats, sloth, scorpion, snails, ठीक है। मतलब एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है, बारिश वारिश रहती है, सो एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सो ये हुआ हमारा पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब दूसरी तरह का फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। सो दूसरी तरह का फॉरेस्ट है हमारा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, सेकेंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ये बहुत ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं और इन्हें एक्चुअली मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, स्पेशल मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 70 सेंटीमीटर। रेनफॉल कहाँ से कहाँ तक? 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में पड़ती है। तो ये जो ट्रीज हैं मतलब डिसीडियस हैं, शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। मतलब ये अपने सारे ट्रीज शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं समर में, तो फिर मतलब बारिश तो रहती है पर समर में ये जो है अपने लीव्स गिरा देते हैं, ठीक है। डिसीडियस वर्ड का मतलब ये होता है शेडिंग लीव्स। तो पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये फॉरेस्ट और डिवाइड होते हैं, मॉइस्ट और ड्राई डिसीडियस। सो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के दो टाइप्स हैं, डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीडियस, मतलब मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो फॉर्मर और ड्राई मॉइस्ट और ड्राई डिसीडियस। देखो डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के दो पार्ट हैं, कौन कौन सा? मॉइस्ट डिसीडियस, मॉइस्ट का मतलब गीला, और ड्राई डिसीडियस मतलब सूखा। सो मॉइस्ट में क्या है? सो मॉइस्ट के बारे में देखते हैं। फॉर्मर मतलब मॉइस्ट, या फॉर्मर का मतलब है मॉइस्ट, फॉर्मर को कट करके मॉइस्ट लिख सकते हो, ठीक है। द मॉइस्ट इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 and 100 सेंटीमीटर। ये मॉइस्ट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? उन एरियाज के बीच जहाँ पे 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेन पड़ती है। These forests exist therefore mostly in eastern part of the country। इसलिए क्योंकि रेनफॉल 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ही पड़ती है। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे भी बारिश रहती है इसीलिए ये वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो क्या पाया जाता है? टीक, ठीक है, टीक करके वुड है, ये पाया जाता है। फिर बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये भी पाए जाते हैं, ठीक है।
सो ट्रॉपिकल डिसीडियस इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और इनमें रेनफॉल 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ट्रॉपिकल डिसीडियस दो में डिवाइडेड है, मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट मतलब गीला, सो गीले मॉइस्ट में आपको ये सब लिखना है, ठीक है। अब ड्राई के बारे में पढ़ेंगे। ड्राई क्या है? सो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, द ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 and 70 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं? देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक, साल, पीपल, नीम ग्रो, ठीक है। ये मतलब इन फॉरेस्ट में ये सब उगता है, टीक, साल, पीपल, नीम। A large part of this has been cleared by cultivation and some parts are used for grazing. So यहाँ पे कल्टीवेशन के भी काम आते हैं और ग्रेजिंग के भी काम आते हैं ये फॉरेस्ट, ठीक है। उगाने के लिए भी काम आते हैं और गायों और भैंसों को मतलब एनिमल्स को खिलाने के लिए भी। अच्छा, यहाँ कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? सो इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। A huge variety of birds, lizards, snakes and tortoise are also found here, ठीक है। सो यहाँ पे ये एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके बाद है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, तो फिर से देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स। लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, और बर्ड्स बहुत सारे, लिजार्ड, स्नेक्स, टॉर्टॉइस, ठीक है। सो ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस के बाद जो तीसरा टाइप है वो है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ठीक है। सो ये कहाँ पाए जाते हैं? थॉर्न का मतलब क्या होता है? कांटेदार, ठीक है। और स्क्रब मतलब बहुत सारे कम हाइट वाले छोटे छोटे वुडी प्लांट्स, उसे हम स्क्रब कहते हैं, ठीक है। सो कम हाइट वाले होते हैं, छोटे, इवन ग्रास भी इसमें ही आते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स में जो हम ग्रास होता है वो भी इसी में ही आता है। सो ये थॉर्न फॉरेस्ट एंड ये हमारा तीसरा हेडिंग है, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ठीक है। सो इसमें इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, वो रीजन्स जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, सो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल। So the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. और ये कहाँ पाया जाता है? This type of vegetation is found in the northwestern part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, MP, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, acacias, palms, euphorbias and cacti, ठीक है। So यहाँ पे ये सारे पाए जाते हैं। सो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फिर से गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एकेकियास, पाम्स, यूफोर्बियास और कैक्टाई। और यहाँ पे क्या होता है? सो यहाँ पे ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। ट्रीज कैसे होते हैं? एकदम स्कैटर्ड होते हैं और बहुत बड़े बड़े रूट्स होते हैं और सॉइल के अंदर बिल्कुल घुसे हुए होते हैं, ठीक है। सो यहाँ एकदम छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये देखो इस तरह से ये प्लांट्स हैं, देखो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। सो इनके भी लीव्स क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और इतने छोटे और बिल्कुल मोटे से होते हैं ताकि इवापोरेशन कम हो। इवापोरेशन मतलब पानी का लॉस कम हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एकदम आपको क्या बोलते हैं, वो थॉर्न वाले फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। सो leaves are mostly thick and small. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. Evaporation कम हो इसलिए leaves छोटे और small होते हैं। These forests give way to thorn forest and scrub in arid areas, ठीक है। तो एकदम कांटेदार होते हैं और scrub होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट, इससे पहले देखो एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड का मतलब डेजर्ट, ठीक है। तो मतलब ये जो थॉर्न और फॉरेस्ट और स्क्रब्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट या एरिड एरियाज। एरिड मतलब डेजर्ट, ये देखो ऐसी डेजर्ट एरियाज में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे
कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो यहाँ रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्स एंड कैमल्स। ठीक है, कैमल का नाम तो आना ही है, डेजर्ट एरिया है तो। ठीक है, सो ये सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें माउंटेन फॉरेस्ट। सो माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है? माउंटेन फॉरेस्ट मतलब माउंटेन फॉरेस्ट हुए। सो माउंटेन फॉरेस्ट तो आपको पता है जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई पे जाओगे आपकी उतनी ज़्यादा जो है हाइट बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 and 2000 मीटर। कहाँ पाए जाते? अच्छा, इसमें भी देखो इसमें भी टाइप्स हैं, माउंटेन फॉरेस्ट में भी टाइप्स हैं। जैसे कि देखो पहला टाइप है माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर टाइप है वेट टेम्परेट टाइप। तो वेट मतलब जहाँ बारिश रहती है, टेम्परेट, सो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ 1000 and 2000। 1000 से 2000 मीटर के बीच में है। और यहाँ पे कौन से लीव्स पाए जाते हैं? तो वेट टेम्परेट टाइप है। 1000 से 2000 कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? ओक्स और चेस्टनट्स। ठीक है, इसके बाद है दूसरा 1500 and 3000 मीटर्स के बीच में कौन से पाए जाते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट है। और इसमें कौन से टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफरस फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कौन कौन से यहाँ पाए जाते हैं? कौन से? 1500 से 3000, क्योंकि हम देखो ऊंचाई की बात करें, माउंटेन की ऊंचाई। सो पहले हम कह रहे हैं कि 1000 से 2000 की ऊंचाई होती है तो कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? वेट टेम्परेट। एग्जाम्पल क्या है? ओक्स, चेस्टनट्स। ठीक है, इसके बाद 1500 से 3000 मीटर है, कौन से पाए जाते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, सो टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, डियोडर, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सेडार, ये सब नाम है। ठीक है, सो ये सारे ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे, ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड्स, यहाँ पे एट हाई एल्टीट्यूड्स जनरली मोर देन 3600 मीटर अबव सी लेवल, तो टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, और हाई लेवल पे और हाई एल्टीट्यूड्स पे 3600 मीटर अबव सी लेवल टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव अवे टू अल्पाइन। तो और हायर एल्टीट्यूड 3600 मीटर से ऊपर टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स हैं वो अल्पाइन वेजिटेशन, मतलब फिर अल्पाइन वेजिटेशन आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ क्या पाया जाता है? सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब पहले 1000 से 2000 मीटर, इसके बाद 1500 से 3000 और फिर उससे ऊंचा 3600। ठीक है, तो ये तीन मतलब ऊंचाई में ये तीन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा ये वाले यहाँ पे जो उगते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो उगते हैं, यहाँ कहाँ जो उगते हैं ट्रीज वो किस में काम आते हैं? सो दीज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर grazing by nomadic tribes like Gujjars and Bhakarwals. At higher altitudes, mosses, lichens form part of tundra vegetation. यहाँ देखो नॉमेडिक ट्राइब्स का मतलब वो ट्राइब्स जो गोट, काव, कैटल ये सब पालती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉमेडिक ट्राइब्स। सो वो इनमें एग्जाम्पल हैं गुज्जर्स, बाकरवाल्स, ये जो जातियाँ नहीं इंसानों की, गुज्जर और बाकरवाल्स, ये लोग गायों, भैंस नहीं, गाय, शीप, गोट, इन सबको चराने ले जाते हैं यहाँ पे। और आगे जाओगे तो आपको मोसेस और लिचन्स मिलेंगे। मोसेस और लिचन्स जो कि टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट है। टुंड्रा मतलब वही ठंडी जगह। ठीक है, ठंडी जगह पे आपको मोसेस और लिचन्स करके ये प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, सो कॉमन एनिमल्स जो कि इन प्लांट्स, ये कॉमन एनिमल्स जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है कश्मीर स्टैग। स्टैग का मतलब डियर बोल सकते हो। कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिबेटियन एंटीलोप। एंटीलोप एकदम सर पे बहुत ज़्यादा वो होता है, एकदम
सर पे कहते हैं ना ताज जैसा, नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत सर पे बहुत ज़्यादा एक ताज जैसा होता है। हॉर्न्स बहुत सारे होते हैं। याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वायरल्स, शैगी हॉर्न, वाइल्ड इबेक्स, ठीक है, ये भी एक नाम है वाइल्ड एनिमल का। बियर एंड रेयर रेड पेंडा, शीप, गोट्स विथ थिक हेयर, ठीक है। इस चैप्टर में समझना मुश्किल नहीं है, आपको ये सब याद करना दिक्कत होगी, ठीक है, ये सब आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, समझने में कुछ इशू नहीं होगा। तो आज हम इसी पे ही एंड करते हैं, हमारे यहीं पे माउंटेन फॉरेस्ट पे एंड करते हैं। पर एक बार ही हम ब्रीफली देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या, ठीक है। सो आज हमने नया चैप्टर चालू किया था, हमारा जो चैप्टर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ था इसका, और पेज नंबर था 42। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा डाइवर्स है। 47,000 प्लांट्स हैं, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, 90,000 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स के। इसके बाद हमारे नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस बिना कुछ किए ही प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है। वर्जिन मतलब आपने जिसको कुछ अनटच्ड हो, अनटच्ड रीजन जहाँ पे आपने सब खुद से होता हो, ठीक है। इसके बाद फ्लोरा और फोना है। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फोना मतलब एनिमल्स, ठीक है। सो फ्लोरा फोना का यहाँ डेफिनेशन था। फिर हमने देखा कि ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले है रिलीफ फैक्टर। रिलीफ में लैंड और सॉइल है, ठीक है। क्लाइमेट में टेम्परेचर है, सनलाइट है और प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। टेम्परेचर, सनलाइट और प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। इसके बाद हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखी, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सब पाए जाते हैं, ठीक है। सो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा आपको इस धरती पे बहुत देखने मिलेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा कि 5 तरह के वेजिटेशंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने बायोम की डेफिनेशन देखी, ठीक है। बायोम मतलब जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है उसे बायोम कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भाई कितने तरह की वेजिटेशंस होती हैं, 5, ठीक है। सो 5 तरह की वेजिटेशन देखी हमने। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से चालू के भाई बारिश रहती है फुल, वहाँ हैवी रेनफॉल रहती है। और साथ ही साथ पहले हमने मैप खास मैं मैप के लिए बहुत कहूँगी आपको, मैप अच्छे से देख लीजिएगा सारा मैप। 5 देखो, ये 5 हैं, मैप बहुत ढंग से देखना, पेज 45 पे। अच्छा, फिर हमने देखा, हम देख ही रहे थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने देखा भाई रेनफॉल कितनी पड़ती है। फिर वहाँ पे देखेंगे हम ट्रीज, ठीक है, ट्रीज कैसे होते हैं, और वहाँ पे हमने एनिमल्स देखे, ठीक है। फिर सेकंड है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट 200 से 70 के बीच में होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स कौन से हैं, वो सब हमने देखा, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसीडियस में मॉइस्ट और ड्राई डिसीडियस में डिवाइडेड है, ठीक है। मॉइस्ट और ड्राई, मॉइस्ट के ये पॉइंट्स हैं, ड्राई के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमने थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब देखा। स्क्रब मतलब पूरी कम्युनिटी हुई, श्रब मतलब अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट्स, मतलब ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कांटेदार भी होते हैं। इसके बाद हमने माउंटेन फॉरेस्ट देखा, ठीक है। माउंटेन भी मतलब जो ऊंचाई पे पाए जाते हैं वो प्लांट्स होते हैं। सो माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन, ठीक है, माउंटेन समझ लो। सो वहाँ पे भी 3 है, 1000 से 2000 के बीच की ऊंचाई वाले, फिर 1500 से 3000, और उसके बाद 3600 से ऊंचाई वाले, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे, यहाँ पे हमने जो है माउंटेन फॉरेस्ट पूरा किया, ठीक है। सो चैप्टर इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, ईजी है। आप देखो ना, सिर्फ पढ़ो और देखो, याद बहुत करना है, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स के नाम, एनिमल्स के नाम वो थोड़े से कठिन होंगे, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट्स खास करके बहुत अच्छे से लिखना, मेक द नोट्स वेरी बहुत अच्छे से बनाना, वेरी प्रॉपरली, क्योंकि ये सारा लर्न करने का है। अपने हाथ से लिखोगे, नोट्स अपने हाथ से बनाओगे तो अच्छे याद होंगे एग्जाम के टाइम, ठीक है। चलें, थैंक यू।